होना नहीं होना अलग बात होती है, रैंक 11 एक अलग फीलिंग देता है। जी। प्रीलिम्स मेरे ओपिनियन में थोड़ा डाइसी है। वो आप नहीं कह सकते कि मेरा एक बार हुआ तो अगली बार भी होगा, या नहीं हुआ तो अगली बार हो ही जाएगा। और इधर बीपीएससी के स्पेशली मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, कम पढ़ी है, कम बुक्स पढ़ी है, लेकिन उससे क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर उससे है तो ये आपकी गलती है कि वो क्वेश्चन छूट रहा है आपका। वीडियो आपको मदद करेगा टॉपर्स की वीडियोस देख के कि आखिर कहते हैं सक्सेस फॉलो सक्सेस, तो आपको देख कर ही पता चलेगा आखिर पढ़ना क्या है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोहन कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं आशुतोष सर। इनकी 68 बीपीएससी में 11 रैंक के साथ सब रजिस्ट्रार पोस्ट पे सिलेक्शन हुई है। इनकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, उसके बाद भी इन्होंने अपना ऑप्शनल पेपर में सोशोलॉजी रखे थे। तो सर से आज बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्टडी और बुक लिस्ट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए सोशोलॉजी जो ऑप्शनल होता है उसमें कितना मेहनत करना पड़ा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितना मेहनत करना पड़ा, सारे बातों पे हम लोग बात करेंगे सर से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू थैंक यू। सर अपने बारे में बताइए और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आशुतोष है। जी। इस बार 68 बीपीएससी में मेरा 11वां रैंक है। मैं मूलतः जानीपुर गांव का सीतामढ़ी में रहने वाला निवासी हूं। यहाँ पे मैं बचपन से रह रहा हूँ पढ़ाई के कारण, पापा मम्मी के साथ। मेरे पिताजी जॉइंट लेबर कमिश्नर हैं बिहार गवर्नमेंट में, माताजी हाउसवाइफ हैं। मेरी एक बड़ी दीदी है जो इंजीनियर है, और ब्रदर इन लॉ भी इंजीनियर है। मैंने 10-12 यहीं से किया है, डीएवी बीएससीबी कॉलोनी से। 2016 में मैंने इंटर किया है। उसके बाद गवर्नमेंट केस के थ्रू मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से 2020 तक। उसके 20 से लेकर अभी तक मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और बीपीएससी में यह मेरा दूसरा प्रयास है। पिछली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था 4 नंबर से, और आज 11वां रैंक आया है। ओके सर। और सर जब रिजल्ट आया 68 का और अपना रैंक देखे कि 11 रैंक आ गया है, तो उस समय घर का माहौल कैसा था और आपका फीलिंग्स कैसा था सर? काफ़ी रात में रिजल्ट आया था, तो जी। मम्मी पापा सो चुके थे। हम ऐसे नोटिफिकेशन चेक कर रहे थे तो पता चला, जाकर उन्हें बताया। पहले तो मुझे लगा जैसे होना नहीं होना अलग बात होती है, रैंक 11 एक अलग फीलिंग देता है। जी। तो मैंने बताया उन्हें, वो खुशी के आंसू थे आँख में। और कुछ समय लगा हमें सिंक इन होने में, क्योंकि रात का टाइम था, कुछ देर नींद भी नहीं आई। रिलेटिव्स का फ़ोन और उन्हें बताना, ये चलता रहा। लेकिन अच्छा फीलिंग था, ग्रैटिट्यूड का फीलिंग था कि चलो शुक्रिया जो भी लोगों ने मेरा साथ दिया। भले ही वो मेड क्यों ना हो, क्योंकि वो ध्यान रखती थी कि आवाज़ नहीं करे ताकि पढ़ रहा है। तो सबके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी कि सबको धन्यवाद था कि आज मैं हूँ तो सबके कारण कुछ हुआ है आज मेरा। तो यही। तो सर बात किया जाए कि आपके पिताजी भी बीपीएससी का ऑफिसर हैं अभी वर्तमान में, तो सर आपका बचपन से ही सिविल सर्विसेज की तरफ था रुझान, या फिर इंजीनियरिंग के बाद आया मन में कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है? फैक्टर तो एक है, मोटिवेशन फैक्टर वो है, पापा को देखा है मैंने बचपन से। और दूसरी बड़ी बात है, जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो जब प्लेसमेंट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे एक बार विचार करना चाहिए कि आखिर मेरा माइंडसेट किस तरफ है। तो मैंने जब सोचा, मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है, और मैं ज़्यादा अपना योगदान दे पाऊँगा माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। और डायनेमिक भी है, काफ़ी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा तो बहुत सारा काम है, स्कीम्स है, क्रियान्वयन है उनका, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसीलिए। जी बिल्कुल। सर आपका ऑप्शनल क्या था सर? सोशियोलॉजी है मेरा ऑप्शन। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, जी। तो सर आपके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सोशोलॉजी लेना ऑप्शनल में, इसको कैसे तैयारी किया सर? थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद आपको वापस से उसी 10th तक जो आपने पढ़ा है उसमें जाना पड़ता है, सोशल स्टडीज़ में। लेकिन जब आप क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रांग है, आपने बचपन में थोड़ा भी अगर ढंग से पढ़ाई की है, तो आप वापस जब जाइएगा एनसीईआरटीज़ पे, कोई भी बेसिक बुक पे, तो आपको वो रिकॉल होने लगता है। जी। तो एक बार जब आप फ्लो में आ जाते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है, तो धीरे धीरे वो फिर होते जाता है। जी। और सर आप कोचिंग लिए कहीं से या फिर सेल्फ स्टडी से ही किए? मैंने कोई भी कोचिंग से पढ़ाई में कोई मदद नहीं ली है। हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, जैसे विजन आइस के लिखने का मैंने, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने करीब 1 साल पहले विजन आइस का टेस्ट सीरीज़ लिखा था। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो मैंने मॉक इंटरव्यू दिया है 2-3 जगह।
बाकी मैंने पढ़ाई में कोई मदद नहीं ली है किसी कोचिंग से, कहीं मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है, खुद से ही सारा कुछ पटना से ही किया है। और दूसरी बात कि कोई अगर ऑनलाइन रिसोर्स मिल गया कुछ फ्री में, जैसे होता है कोई पीडीएफ मिला, कोई कोचिंग के वीडियोस मिले, तो वो रेफ़र ज़रूर किया। और सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा कि बताया कि प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट से के गलतियों से क्या सीख लिए सर कि सेकेंड अटेम्प्ट में आप फाइनल रिजल्ट तक आए? प्रीलिम्स मेरे ओपिनियन में थोड़ा डाइसी है। वो आप नहीं कह सकते कि मेरा एक बार हुआ तो अगली बार भी होगा, या नहीं हुआ तो अगली बार हो ही जाएगा, इस तरह से आप नहीं कह सकते। ये प्रीलिम्स एक रिजेक्शन का गेम है, जहाँ पे करीब 4 लाख जैसे बीपीएससी में देते हैं, तो उनमें से इस बार जैसे हमारे समय करीब 3,000 का हुआ था जी। मेंस के लिए, तो रेशियो काफ़ी कम है, छोटा रेशियो है। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर ब्रशअप करते रहना पड़ेगा। और स्टैटिक पे आप इतना पकड़ बना लीजिए कि आपका कम से कम स्टैटिक तो सही हो, क्योंकि करंट किसी के बस का है नहीं, वो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो वही मैंने किया, मैंने स्टैटिक को मजबूत किया, और फिर एग्ज़ाम मैंने दिया 68, तो निकल गया। यही स्ट्रेटजी रहा सर आपका जी, वो प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए क्या मैंने चेंज किया, तो मैंने स्टैटिक को मजबूत किया और करंट अफेयर को थोड़ा ब्रशअप किया, बिहार का करंट अफेयर हो गया। ओके सर। और सर उसके बाद मेंस के लिए आंसर राइटिंग कितना करना पड़ा सर? मेंस के लिए मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, तो आंसर राइटिंग मैंने शुरुआत की थी करीब उसी समय, यूपीएससी के जब मैं तैयारी कर रहा हूँ साथ में ही, तो उसी समय किया था मैंने शुरुआत। तो आंसर पहले थोड़ा बहुत लिखना चालू किया था, फिर जैसे मैंने बताया एक टेस्ट सीरीज़ भी लिया था विजन आईएएस का, वो फिर फीडबैक भी देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे मैंने तैयारी की थी। और इधर बीपीएससी के स्पेशली मैंने कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। हाँ, एग्ज़ाम से पहले जैसे कोई टॉपिक हो गया, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा, तो उसको लिखने का एक बार आइडिया होना चाहिए आखिर मैं लिख क्या रहा हूँ, तो उसको मैंने लिख कर देखा था। और चेक मैंने किसी से नहीं करवाया था, हाँ मेरे पापा थोड़ा बहुत मदद करते थे, लेकिन वही है, लिखते रहिए, कुछ ना कुछ लिखिए और हो जाएगा। ओके सर। तो सर आप सेल्फ स्टडी किए, तो कौन कौन सा बुक को आप स्टडी के दौरान फॉलो किए? बुक लिस्ट की अगर बात करें तो प्रीलिम्स मेंस में कोई अलग बुक लिस्ट नहीं होता है, बीपीएससी की ही बात करूँगा मैं अभी, वो लगभग सेम होता है। आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई करते हैं दोनों के लिए, और ख़ासकर 68 से जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, जो क्योंकि आप कुछ भी अलग ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है। क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक हो गए हैं, काफ़ी करंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस हो गए हैं, जी। तो आपको एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना होता है। तो बुक्स तो पहले क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया है तो मैं अपना बताऊंगा। पहले तो मैंने यूट्यूब के टॉपर्स के वीडियोस देखे इसी तरह, जी। तो जो भी सीखा मैंने उस हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स मैंने डिफाइन किए कि मैं इसी से पढ़ूंगा। कम पढ़िए, कम बुक्स पढ़िए, लेकिन उससे क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। कोई क्वेश्चन अगर उससे है तो ये आपकी गलती है कि वो क्वेश्चन छूट रहा है आपका। तो हिस्ट्री में जैसे शुरुआत करूंगा मैं, तो एंशियंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी मैंने रेफर किया, तो आप न्यू भी कर सकते हैं, कोई भी एक सोर्स। उसके बाद स्पेक्ट्रम किया था मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए, स्पेक्ट्रम आती है एक बुक, बहुत अच्छी बुक है। उसके हाँ, नोट्स हर चीज़ के नहीं बनाने हैं, जैसे स्पेक्ट्रम का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन एंशियंट मिडिवल का बनाया था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉन्साइज करने के लिए आप कितना उस पर मेहनत कर सकते हैं। जी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर किया था, लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। उसके भी नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, बस बुक रेफर किया था। ज्योग्राफी की बात करूँ तो 11th-12th में 4 एनसीईआरटीज़ हैं, उसको थॉरली मैंने पढ़ा था, वही काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए। जी। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैंने कई सोर्सेज को रेफ़र किया, क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है मुझे इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है मेरा। तो मैंने एक श्रीराम आईएएस का एक नोट पीडीएफ आता है ऑनलाइन, वो किसी को भी मिल सकता है, वो फ्री है, उसको मैंने रेफ़र किया था। और सबसे बेसिक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्लास 11th की है शायद, एनसीईआरटी, उसको मैंने रेफ़र किया था। और बाकी बचा करंट, जो बहुत डायनेमिक है, वो तो कुछ भी आ सकता है उसमें, तो वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, कुछ अपना दिमाग एनालाइज कीजिए कि आखिर पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से आप सेलेक्टिवली पढ़िए करंट अफेयर्स। मैं क्योंकि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं विजन आईएएस का जो आता है मंथली मैगजीन, वो रेफ़र करता था सेलेक्टिवली, सब कुछ नहीं। और न्यूज़पेपर में द हिंदू, वो पढ़ता था डेली, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको डेली पढ़ना है ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे कि उस दिन ये हुआ था, तो याद आ जाए कि पढ़ा है मैंने। बिहार की बात करूँ, बिहार के बुक्स के लिए बिहार स्पेशल भी आता है इसमें, तो क्वेश्चंस तो अब काफ़ी कम हो गए हैं, फिर भी आता है, उसका अहम रोल है।
तो मुझे एक एक्स्ट्रा जो ऐड करना पड़ा इन रिसोर्सेज में स्टैंडर्ड बुक्स में, वो था समग्र बिहार करके एक किताब आती है, जी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। मैंने इंग्लिश रेफर किया था क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो उस बुक से आप, अगर आपको मन हो तो नोट्स बना लीजिए। उसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री भी अच्छा है, पॉलिटी की उसकी उसमें ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स की भी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो आप उस बुक से बिहार का सब कुछ कवर कर सकते हैं। और बिहार के करंट अफेयर के लिए कुछ मैगजीन्स आती हैं दुकान में, वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग घटना चक्र जैसे कोई मैगजीन को रेफर करते हैं, मैंने नहीं किया था। मैंने दृष्टि आईएएस का एक, दिल्ली में जो कोचिंग है उसका एक मैगजीन आता है बीपीएससी के लिए करंट अफेयर में, वो रेफर किया था। और उसके कुछ वीडियोस जो आते हैं यूट्यूब पे एग्जाम से पहले करंट के, वो मैंने रेफर किया था। जी ओके सर। और सर ये बीपीएससी का या सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है सर। तो काफ़ी बच्चे जो नए तैयारी करने वाले होते हैं, जैसे कि अभी 17वीं के लिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम जाएंगे तैयारी करेंगे, तो ऐसे में उनके लिए सही रिसोर्सेज और सही बुक लिस्ट का कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरुआती टाइम में। तो सर उनको आप क्या कहना चाहिए कि ताकि बहुत ज़्यादा उनको हार्ड ना लगे, कम बुक में उनको सारा कुछ मिल जाए? आप सिलेबस को पहले ध्यान से पढ़िए, उस पर टाइम लगाइए, सीधा इस फील्ड में मत कूदिए, पहले उसको समझिए क्या सिलेबस का डिमांड है। उस हिसाब से आप टॉपर्स के वीडियोस देखिए, क्योंकि आपको एक दिन कोई बैठा के आज नहीं बोल सकता, या फिर इसी वीडियो को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये इसने ये बोला तो मैं ब्लाइंडली यही फॉलो करूँगा। जी बिल्कुल। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। लेवल मीन्स इंटेलिजेंशियल लेवल पे आप किस लेवल पे हैं, कि आप जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 11th, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वापस जाइएगा 6th-7th पे, है ना। जी तो आप, मैंने नहीं किया था लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं इनको उतना ग्रास्प नहीं कर पाते 11th-12th, तो आपको वो पीछे जाकर आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। बुक्स कहाँ से पता चलेंगे? बुक्स इसी तरह के, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको मदद करेगा टॉपर्स की वीडियोस देख के, कि आखिर कहते हैं सक्सेस फॉलो सक्सेस, तो आपको देख कर ही पता चलेगा आखिर पढ़ना क्या है। क्योंकि सिलेबस जैसा आपने बोला बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप सिलेबस समझ जाइएगा और आपको पता होगा स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसको आप फाइनलाइज कीजिए। करीब 1 महीना भी लगे तो फाइनलाइज कीजिए कि मैं हिस्ट्री के लिए अगर मॉडर्न पढ़ना है स्पेक्ट्रम ही पढ़ूंगा, या फिर ज्योग्राफी पढ़ना है मैं एनसीईआरटी ही पढ़ूंगा। ये नहीं कि आप 4 बुक पढ़ रहे हैं, उसने ये कहा उसने कहा, नहीं। जी फाइनलाइज कीजिए, थॉरली पढ़िए, और अपने आप पे विश्वास रखिए कि ये बुक्स मैंने फाइनल किए, यही पढ़ने हैं मुझे। जी बिल्कुल। और सर बहुत सारे बच्चे जो बीपीएससी का या सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। सर आपका पूरा तैयारी पटना से हुआ है, तो आप क्या कहना चाहिए कि दिल्ली जाना कितना सही है और पटना में घर में रह के कितना सही है पढ़ाई करना? इस इशू पे, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही पटना में ही हूँ, मैं 2020 से मैं यहीं पे तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय कोविड था, मैंने भी सोचा था मैं दिल्ली जाऊँगा, कोविड था, तो यहाँ पे जब शुरुआत मैंने कर दी नवंबर 2020 में ग्रेजुएशन के बाद, तो जी यहीं पे मैं रहता चला गया और एग्ज़ाम देता चला गया। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको क्या सूट कर रहा है। जब मैंने देखा, मैं यहाँ पे रह कर जब पढ़ रहा था, मुझे लगा यही सही है, ये मेरा माहौल जो है सही है। डिपेंड करता है आपके घर का माहौल कैसा है, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव है। सपोर्टिव तो सारे पेरेंट्स होते हैं, फिर भी घर में अशांति तो नहीं है, जैसे बहुत लोग अगर हैं तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो एक एकांत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो जी आपको अपने माहौल को जज करना होगा कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं। आपके, क्योंकि सुविधा तो अब सब है, इंटरनेट है आपके पास, लैपटॉप मोबाइल है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आपको रिसोर्सेज मिल सकता है। आजकल दिल्ली वाले को, जो भी ज़ेरॉक्स वाले हैं, वो बुक्स भी पहुंचा देते हैं। जी मैंने भी कुछ मंगवाया था। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कहीं भी अब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद जज करना होगा, अपने जज आप खुद हैं कि आपको सहूलियत कहाँ पे है। क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मैं इसको ज़्यादा जानता हूँ। फ़ायदे हैं घर में कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, कोई कोचिंग का मुझे कोई प्रेशर नहीं था, खाना मिल जाता था, मेड आती थी, मम्मी बनवाती थी, कभी कुछ टेंशन नहीं हुआ मुझे कि क्या करना है, क्या लाना है, नहीं लाना है। मतलब बस पढ़ाई ही मेरा काम था, और जो भी मैं एक्स्ट्रा काम करता था, दौड़ना वोड़ना, रनिंग वगैरह, ये सब फ़ायदे हैं। कौन क्या, इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, मैं जो समझता हूँ, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आमतौर पे लोग नहीं ले पाते हैं। तो आपको बहुत कुछ रेफ़र करना होगा यूट्यूब से। जी जैसे मेरे पिताजी थे, मेरी माता जी थी, तो उनका भी, मेरी दीदी थी, तो एक तरह से मेरे पास थोड़ा बहुत, मैं बोलूँगा, गाइडेंस था। तो गाइडेंस के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यूट्यूब देखिए, वो टॉपर्स की वीडियोस काफ़ी हैं। अगर आप 10 को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कुछ तो कॉमन है इनमें, जी कुछ तो इनमें कॉमन है।
तो आप गाइडेंस की यहाँ पे दिक्कत होती है। दूसरी बात कि घर पे रहने रहने पे नुकसान, जैसे मैंने बोला कि डिस्टरबेंस, आप पढ़ रहे हैं, अचानक कोई घंटी बजा दिया, या फिर बाहर आप गए हैं, घर पे ही हैं, मम्मी पापा नहीं है, तो फिर कोई गेस्ट आ गए, तो ये सब आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये आपको जज करेंगे आप खुद ही कि आपको क्या करना चाहिए, दिल्ली जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, दोनों अच्छा है दोनों बुरा है। तो मेन बात है पढ़ना, वो आपको खुद करना है, वो कोई नहीं करेगा। और सर घर में काफ़ी लोगों के घर में होता है कि घर में रह के पढ़ाई करने टाइम काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, पार्टी वार्टी होते हैं रिलेटिव में। तो सर घर में रहने के का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको अटेंड करना पड़ता है, या होता है कि घर में है तो आएगा ही। तो सर आप इसको कैसे करते थे मैं नहीं मैनेज? जाता था मैं कहीं नहीं जाता था जब तक कि बहुत ही करीबी कोई ना हो। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी फोर्स नहीं किया, और जी। बाकी के रिलेटिव्स भी ये समझते हैं कि ये तैयारी कर रहा है। दूसरी बात होती है कि हमें भी खुद अच्छा नहीं लगता कि हम जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो बेकार का एक्सप्लेन करना पसंद नहीं होता है ना, कि अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ हो जाए तभी जी पता चले बिल्कुल। तो बेटर है। तो एक एकांत जीवन है, सबसे कटा हुआ जीवन है, बात सही है, और पेरेंट्स को आपके सपोर्टिव होना होगा इस चीज़ के लिए, घर को। और मुझे कोई फोर्स मुझे किया नहीं किसी ने। और मैं सच बोलूँ, मैं कहीं जाता नहीं था, मुझे पार्टी तो पसंद ही नहीं था। खुद मैं कर लूँ, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं घूमता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, लेकिन पार्टी फंक्शन नो। जी ओके। और सर अभी के टाइम में सोशल मीडिया काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, जी। तो आप इसको कैसे हैंडल करते थे और कैसे यूज़ करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको? सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी किया, हर चीज़ का एक दोनों पक्ष होता है, अच्छा बुरा। सोशल मीडिया का अच्छा पक्ष है कि यूट्यूब पे मैंने जैसे बताया वीडियोस देखना। इंस्टा अगर आप चलाते हैं तो उस पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आईएएस वाले के लिए, पीसीएस वाले के लिए, जो करंट अफेयर्स आपको ना चाहते हुए भी वो दिख जाएगा। जी। तो एक मेमोरी में आ जाता है, अरे ये हुआ है आज। पेपर तो आप कल पढ़िएगा ही, लेकिन एक करंट आप उससे अवगत होते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान है कि आप डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप घर में बैठिएगा, आपको पता चलेगा कि कोई दोस्त फॉरेन जा रहा है, मेरे कई दोस्त अब्रॉड यूएसए में, तो आपको ये पता चलेगा वो जा रहा है। तो मुझे तो इफेक्ट नहीं होता था, कहीं से भी नहीं होता था, मैं सच बताऊँ। कुछ लोगों को होता है, उनको लगता है अरे ये चला गया, मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर, सारा जॉब, मुझे मिलता हुआ जॉब छोड़कर मैं यहाँ हूँ। तो एक तरह से आप एक सेक्रीफाइस करते हैं। तो उसमें आपको जब दिखता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं या फिर अच्छा पैकेज लेकर जॉब कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। और बाकी तो है ही, वीडियोस, गाना, ये सब तो डिस्ट्रैक्शन है ही, वो तो कॉमन है। तो एक उपाय है कि हर चीज़ को सीमित मात्रा में करना चाहिए। आप एक टाइम टेबल रखिए कि हम दिन में कुछ ही देर मोबाइल देखेंगे, या तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो मेरा था कि मैं इंटरमिटेंट करके, जैसे कभी, जैसे मैंने बोला ट्रैवल करता था मैं, तो कुछ समय के लिए इंस्टा चला लिया, फिर जब एग्ज़ाम आया तो मैं हटा देता था। यूट्यूब तो कांस्टेंट रहा है। तो वही है, बैलेंस रखिए अपना, वो आप ही को करना है। जी बिल्कुल। सर ये बीपीएससी का काफ़ी लंबा सिलेबस है, तो उसमें आप नोट्स कैसे तैयार करते थे और सर उसको रिवीजन कैसे करते थे, क्योंकि कम टाइम में पूरा सिलेबस को रिवीजन कर पाना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। अ, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज, आप जो भी पढ़ते हैं वो बार बार पढ़ते हैं, क्योंकि माइंड एक मशीन नहीं है, वो इंसानी है। और बार बार जब ओवरलैप होती हैं चीज़ें, तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आता है। तो रिवीजन मस्ट है। कैसे करना है? तो मैंने जैसे बोला कि नोट्स, अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी हेवी मटेरियल है, काफ़ी लेंदी है, तो आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए वो। जी। अगर लग रहा है टाइम, तो आप उसका नोट्स बनाइए, कंसाइज कीजिए उसको। जैसे मैंने बोला, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है, उसके मैंने नोट्स बनाए थे, वही पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया के नहीं बनाए थे। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। तो मैं पॉलिटी की बुक में बिना नोट्स के भी उसको जल्दी से रिवाइज कर सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में मुझे दिक्कत होती थी, वो काफ़ी लेंदी पड़ता था। तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। तो आप 4 पन्ने लीजिए, उस पर नोट्स सब कुछ जो भी शॉर्ट में कंसाइज मटेरियल बना लीजिए। फ़ायदा कहाँ आता है? फ़ायदा आपको आता है प्रीलिम से पहले रिवाइज करने में। और वो रिवीजन क्या देता है? आपको कॉन्फिडेंस देता है कि चलो, मैंने पढ़ा है, फिर से रिवाइज किया है, तो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वही है, बार बार उसको पढ़ते रहिए। करीब जो भी हफ्ते में पढ़िए, उसको संडे को बैठ के 1 घंटा पढ़ लीजिए फिर से। फिर महीने के अंत में जो भी आप पढ़े हैं उसको 2 दिन दे के रिवाइज कर लीजिए। तो एक शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन का। जी ओके सर। तो सर अभी जैसा कि 17वीं का प्रीलिम्स होगा पहले, फिर मेंस होगा, तो हम्म। सर उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहिए जो नए बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा टफ हो रहा है दिन ब दिन, तो आपको आपको भी कॉम्पिटिटिव होना होगा।
ये आप बैठ के नहीं रह सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया तो हो जाएगा, नहीं। पैटर्न चेंज हुआ है, आपको भी अभी रणनीति में चेंज लाना पड़ेगा। जी स्मार्टली पढ़िए, जो ज़रूरत है वही पढ़िए, और स्टैंडर्ड बुक्स को थॉरली पहले पढ़िए, तब आप आगे बढ़िए जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग, मैंने नहीं बताया पहले कि कुछ लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं प्रीलिम्स के लिए। जी तो मैंने यूपीएससी के लिए तो लगा रखा था, लेकिन बीपीएससी के लिए मैंने कोई ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं लिया। एक कोचिंग में लिया भी था, तो मैंने दिया नहीं वो। तो आप डिपेंड करता है, तो आप अगर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं तो जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो लगाइए। और सबसे बड़ी चीज़ जो फिलोसफिकल चीज़ है, धैर्य रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, क्योंकि पढ़ना आपको है और आप खुद अपनी चॉइस से सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पर हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अपना बेस्ट दीजिए और विश्वास रखिए कि हो जाएगा, और सही में हो जाएगा। जी। और सर, आप फाइनल इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू का कितने दिए और उसका तैयारी कैसे की फाइनल इंटरव्यू का? हमारे पास 1 महीने का वक्त था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने 3 मॉक दिए थे। एक यहाँ पे चहल में दिया था मैंने, चाणक्य में दिया था, और दिल्ली में दृष्टि आईएएस में दिया था मैंने मॉक। और मॉक कैसे पढ़ा था, तो मॉक का कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, इंटरव्यू का कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है। जी इंटरव्यू के लिए आपको अवगत होना होगा करंट इश्यूज से, एक अपना ओपिनियन होना होगा, उस पर एक जानकारी होनी चाहिए कि आपको अगर कोई पूछे कि आप क्या सोचते हैं या आपका क्या कहना है, ये सही है या गलत, तो आपका एक आंसर होना चाहिए एक ऑफिसर जैसा। दूसरी बात मॉक के लिए ज़रूरी है, मेरे पापा ने बहुत मदद की थी, स्कीम्स जो भी योजना है सरकार की, या बोलने का तरीका बताना, मुझे उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला था। और आप एक ऑफिसर जैसा पर्सनैलिटी होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप बोल दीजिए सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप पर्सनालिटी में सब कुछ लगना चाहिए कि ये बंदा पॉजिटिव है, ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं कर रहा है, ये इसमें कुछ झूठापन नहीं है, ही इज़ नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, वो बात नहीं घुमा रहा है। तो एक पर्सनालिटी चेक होती है वहाँ पे। नॉलेज तो आप तो सब मेंस देकर आए ही हैं, जी बिल्कुल। सबका लेवल एक ही है। तो वो एक एज देता है आपके पर्सनालिटी में कि आप सच बोल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। और मॉक क्या हेल्प किया, मॉक हेल्प किया उसी को थोड़ा सा और शार्प करने में। यही है। जी थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने थैंक के यू। लिए। आई होप दोस्तों कि सर की जर्नी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप सब अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम फिर से मिलते हैं नए गेस्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।